हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा द फिफ्थ मॉड्यूल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज़ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। दैट मीन्स स्लेवरी को कैसे ख़त्म किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा मॉड्यूल है और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन regime was the abolition of slavery in the French colonies। जैकोबिन regime अगर आपको याद हो, हमने किया था पिछले मॉड्यूल में, थर्ड मॉड्यूल में किया था। तो जैकोबिन रजीम में जब जैकोबिन क्लब्स बने थे तो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के अंडर बने थे, जो कि उसका उस वक्त हेड होता था। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, उसने कुछ लॉज बनाए जो कि वुमेन को बिल्कुल भी वो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लाइक नहीं करता था, उनको बैन करता था। उसी टाइम पे एक सबसे बड़ा जो सोशल रिफॉर्म इसके रजीम के अंडर हुआ ना, वो हुआ कि कैसे स्लेवरी को ख़त्म किया गया फ्रेंच कॉलोनीज़ में। कौन कौन सी कॉलोनीज़ थी फ्रेंच की? कैरेबियन में 3 कॉलोनीज़ थी, मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो। और ये क्या करती थी तीनों कॉलोनीज़? यहाँ पे होती थी प्लांटेशन होती थी, और जितनी प्लांटेशन से कमोडिटीज़ निकलती थी ना, जो आउटपुट निकलती थी, वो था टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स थे ये मार्केट में सप्लाई होते थे। प्रॉब्लम क्या आ रही थी इन प्लांटेशन वर्कर्स को कि यूरोप के अंदर ना कोई काम करने को तैयार ही नहीं था। मतलब एक तो दूर बहुत पड़ता था जितनी भी लेबर आती थी, दे हैड टू रियली गो एंड वर्क इन फार ऑफ डिस्टेंट लैंड्स, और वो भी लैंड्स ऐसे जो उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थे वो लोग। वो ना मतलब अनविलिंग होते थे वहाँ पे काम करने को। अब प्लांटेशन वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम आई? उनको आई शॉर्टेज ऑफ लेबर, काम करने वाले लोगों की कमी होने लग गई। इस कमी को पूरा करने के लिए ना एक ट्रायंगुलर ट्रेड का प्लान किया गया। कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में? एक अफ्रीका, एक यूरोप जहाँ पे प्लांटेशंस हो रही थी, और अमेरिका। तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर विच 3 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में। फ्रेंच के जो मर्चेंट्स जिनकी कॉलोनीज़ में, ये 3 हमने ऊपर कॉलोनीज़ पढ़ी ना, यहीं पे प्लांटेशंस होती थी ना, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल की अपनी बोट्स और अपनी शिप्स। कौन से पोर्ट से? बॉर्डियूक्स एंड नांटिस से। कहाँ गए ये लोग सेल करके? अफ्रीकन कोस्ट। वहाँ जाने का मेन पर्पस क्या था? बिकॉज दे वांटेड टू बाय द स्लेव्स फ्रॉम देयर। जो वहाँ के लोकल चीफ्टेंस, लोकल हेड्स होते थे, वहाँ से ये स्लेव्स खरीद के अपने वापस फ्रेंच कॉलोनीज़ में लाके उनसे काम करवाने के लिए ये अपनी इंटेंशन से निकले थे फ्रॉम दी पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियक्स एंड नेंटिस। ठीक है, अब वहाँ से स्लेव खरीदे, उनको ब्रांड किया, मतलब अपनी कहते हैं ना कि एक स्टैंपिंग कर दी कि ये हमने बाय कर ली हैं। ठीक है, उनको बहुत टाइटली पैक करके, मतलब लिटरली जैसे गुड्स को पैक किया जाता है ना, ऐसे उनको एक के साथ मतलब बिल्कुल जितना हो सकता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ह्यूमंस आप स्लेव जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं, उनको टाइटली शिप्स में डाला। और 3 मंथ की लॉन्ग वॉयज इज़ अ लॉन्ग जर्नी, कहाँ से कहाँ तक लेके आए? अटलांटिक क्रॉस करते हुए वापस कैरेबियन लेके आए, जहाँ उनकी ये तीनों कॉलोनीज़ हमने ऊपर स्टडी करी हैं। वहाँ पे जब ले आए तो दे वॉज देन सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, क्योंकि प्लांटेशन ओनर्स को शॉर्टेज हो रही थी लेबर की, तो ये लेबर लेने के लिए तो स्लेव ट्रेड का ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था। अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब स्लेव्स आ गए, खरीदे गए, प्लांटेशन ओनर्स ने उनसे काम लेना शुरू किया और ज़रूरत से ज़्यादा उनको एक्सप्लॉयट किया कि जितना जल्दी हो सके ये लोग हमारी प्रोडक्शन को, हमारी ग्रोइंग डिमांड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में डिमांड जो थी वो बढ़ती जा रही थी कमोडिटीज़ की, और अगर प्लांटेशन वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। सो दे वर रियली एक्सप्लॉयटेड, बहुत ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था। अब ये बार बार यहाँ से स्लेव्स आने का जो सिलसिला वो शुरू हो गया। कौन से पोर्ट से सेल करते थे फ्रेंच मर्चेंट्स? बॉर्डियक्स एंड नेंटिस के पोर्ट से सेल करते थे। तो इन पोर्ट्स की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्लेव ट्रेड। ठीक है, Now throughout the 18th century there was a little criticism of slavery in France। ज़्यादा कुछ नहीं कोई बोला स्लेवरी के अगेंस्ट। ठीक है, पूरी 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। उसके बाद नेशनल असेंबली ने काफ़ी लंबी डिबेट्स और हेल्ड अप करी। दे रियली टॉक्ड अबाउट दिस इशू ऑफ स्लेवरी कि जो राइट्स ऑफ मैन है ना, दे शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़। दे वांटेड कि जितने भी राइट्स ऑफ मैन डिक्लेयर किए गए थे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, वो सारे के सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स को एक्सटेंड करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को अभी भी हमें अंडर द शैकल्स ऑफ बॉन्डेज रखना चाहिए। तो दे शुड ऑल्सो बी फ्री, दे शुड ऑल्सो बी इंजॉइंग देयर
नेचुरल इनएलिएनेबल राइट्स। लेकिन क्या हुआ, ये सिर्फ कहने की बातें थी, दे डिड नॉट पास एनी लॉज। लॉ पास ना करने का सबसे बड़ा क्या रीज़न था, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ना, ये उनसे डरते थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन का जो काम था वो स्लेव ट्रेड पे डिपेंडेंट था। जितना स्लेव ट्रेड बढ़ेगा उतनी इनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। सो उनके डर की वजह से इन्होंने लॉ नहीं पास किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ ना, फाइनली जो कन्वेंशन बनी थी, जो हमने स्टडी किया था ना 1794 में, उसने फिर लॉज को पास किया। और वो लॉ क्या पास किया बेटा उन्होंने, कि फ्री कर दो सभी स्लेव्स को, जितने भी फ्रेंच के ओवरसीज़ पोजेशंस हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी फ्रेंच अपनी प्लांटेशन करवा रही है इन स्लेव से, वहाँ से सभी स्लेव्स को आज़ाद कर दो। बट दिस टर्नड आउट टू बी अ वेरी शॉर्ट टर्म मेजर। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं ये लॉ जो था मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, थोड़े टाइम के लिए इसको फॉलो किया गया। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन जब आया ना, वापस नेपोलियन के आने के बाद स्लेवरी उसने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि प्लांटेशन ओनर्स जो थे ना, उनका तो काम नहीं चलता था स्लेव्स के बगैर, बिकॉज दे हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द यूरोपियन मार्केट्स। So they understood their freedom as including the right to enslave the African Negroes in pursuit of their economic interest. प्लांटेशन ओनर्स को लगता था कि ये तुम्हारा फ्रीडम है, ये तुम्हारा हक है कि हम अफ्रीकन नीग्रोज को अपने अंडर एनस्लेव कर सकते हैं, उनको एज अ सर्वडम, एज अ बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवा सकते हैं, ठीक है। नीग्रोज कौन होते हैं बेटा, जो ब्लैक्स होते हैं, जो अफ्रीकन सॉइल पे ही पैदा होते हैं, दी इंडिजिनस लोकल पीपल ऑफ अफ्रीका। अब ये मेन जो प्लांटेशन ओनर्स का जो फ्रीडम, जो ये सोचते थे ना कि हमारा तो हक है, हम इनको स्लेव कर सकते हैं, बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवा सकते हैं, उसका रीज़न ये था कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ये परस्यू करना चाहते थे। दे वांटेड टू फ्लरिश इन द स्लेव ट्रेड एंड दे वांटेड टू अर्न मैक्सिमम इनकम थ्रू इट। लेकिन फाइनली क्या हुआ, स्लेवरी जो थी वो अल्टीमेटली अबॉलिश होनी थी और होकर रही। कब हुई, फ्रेंच कॉलोनीज से 1848 में अबॉलिश होगी। डेट्स को याद रखना, आई एम रिपीटिंगली टेलिंग यू, डेट्स का मैचिंग के साथ, मैच द कॉलम्स के साथ काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड एंड मेक श्योर दैट यू कीप द डेट्स along with their important events that occurred thorough in your mind, okay, when you are revising. Okay, you have this picture here. This picture is showing the emancipation of slaves. Emancipation का मतलब होता है freedom from slavery, ठीक है। So this tricolor banner you can see in the top of the picture, that is carrying a slogan, and the slogan says the rights of man. That means now the slaves also are under the category of the rights of the man. They are no more excluded from that, ठीक है। और नीचे ये inscription दिख रही है, this inscription is टेलिंग अस दी फ्रीडम ऑफ दी अनफ्री। मतलब जो अभी तक अनफ्री थे, यानी कि जिनको अभी तक बॉन्ड में एक बॉन्डेड लेबर की तरह रखा हुआ था, एक सर्वडम में रखा हुआ था, आज वो भी फ्री हो चुके हैं, ठीक है। सो बस पिक्चर में इतनी डिटेल नहीं आती बेटा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिर्फ पिक्चर आएगी तो पूछेंगे किस चीज़ की पिक्चर है, आपको क्या लिख के आना है, इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, या ये पूछ लेंगे कि इस बैनर में क्या लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, करेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये मॉड्यूल ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट मॉड्यूल। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।